हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हम डेली वहाँ पर एक PDF फाइल आपको देते हैं, साथ ही जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसकी PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षण विधियों इन टीचिंग मेथड्स। शिक्षण और नीति में जो शिक्षण विधि में संबंध है, यानी जो शिक्षण की नीति और शिक्षण की विधि, ये दोनों एक अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। यदि शिक्षण उद्देश्यों शिक्षण नीति के बाद अगला चरण शिक्षण विधियों, यानी बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, छोटे समूह की शिक्षण विधियाँ, व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ। जो बड़े समूह होते हैं उसमें उसे कहा जाता है लेक्चर मेथड, सेकंड को बोला जाएगा ग्रुप डिस्कशन एंड लास्ट को बोला जाएगा असाइनमेंट यानी इंडिविजुअल मेथड्स। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा कंपैरिजन किया गया है। अध्यापक केंद्रित पद्धति यानी टीचर सेंटर्ड मेथड्स। व्याख्यान विधि। व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ्य वस्तु को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। जैसे अगर आप +1 +2 कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो टीचर आपके सामने आता है, आपकी अटेंडेंस के बाद भाषण के रूप में आपको पढ़ाता है। ठीक यही बात यहाँ पर भी कही गई है। इसमें जो है बड़ी संख्या में दर्शक, दुर्लभ शिक्षण संस्थान, समय संसाधन की कमी, व्याख्यान एकमात्र विकल्प हो सकता है। व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। नंबर 1 रहता है इसमें तैयारी, प्रस्तुति और मूल्यांकन। इस विधि के लाभ यह है, यह शिक्षण के लिए या शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक है। इसमें हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसमें इसके द्वारा जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जाता है। छात्र व्याख्यान को सुनकर इसके नोट्स बना लेते हैं। और जिसकी सीमाओं में इस शिक्षण विधि में छात्र निष्क्रिय पैसिव श्रोता हो सकते हैं, इसलिए शिक्षक 2 तरफा संचार का प्रयास करना चाहिए। यानी टीचर बोलता ही रहता है, दूसरी तरफ से वो कुछ सुनता नहीं है। तो इसी बात में बोला गया है यहाँ पर 2 वे होना चाहिए। यह विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए नीरस एवं तनावपूर्ण हो सकती है। सेकंड रहेगा व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर आप इसको व्याख्यान विधि से मिश्रित करके शिक्षा में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। यानी टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते जैसे देखा होगा अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है, आपको तरह तरह के चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है, जिससे आपका भी इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहता है। और आपसे भी टीचर क्वेश्चन पूछता रहता है, जिससे आप बोर नहीं होते और पढ़ाने के भी अच्छा जो वातावरण है वो तैयार हो जाता है। वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा समूह शिक्षण पद्धति यानी टीम टीचिंग मेथड। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक यानी इनोवेटिव दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। यदि इस विधि के लाभ की बात की जाए तो इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकों, उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर समूह शिक्षण की सीमाओं की बात की जाए तो इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें माइक्रो टीचिंग। शिक्षण एक छात्र अध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की
जटिलताओं यानी कठिनाइयों को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक ही हिस्से में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, पाठ्य वस्तु को संप्रति तक ही सीमित रखना। जैसे मान लें कक्षा 1 पर जैसे कक्षा 1 से 5 तक हमें पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम 6 से लेकर 10 तक थोड़ी सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ते हैं। ठीक यही बात इसमें कही गई है, जो पाठ्य वस्तु को एक संप्रति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच रखना चाहिए। यदि शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद एक अध्यापक को उनका कौशल कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है, तो इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि एवं फीडबैक प्रदान करने में काफ़ी सहायक होती है। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। टेलीविजन के अलावा वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे देखा होगा आपको स्कूल में प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या किसी यूनिवर्सिटी का जो टीचर है वो आपको पढ़ाता है ऑनलाइन माध्यम से ही। लॉकडाउन में ही देखा होगा आपने, जो पढ़ाई है हमारी वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन थी, और हम जैसे हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ये ऑनलाइन ही है। यही इसमें बात की गई है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इस विधि में द्विमार्गीय संदेश होने की संभावना कम होती है, यानी जो टीचर है वो छात्रों को पढ़ाता रहता है, उनसे पूछता कम है लेकिन पढ़ाता उनको ज़्यादा है, यही बोला गया है। नेक्स्ट रहेगा रिव्यू स्ट्रेटजी यानी समीक्षा नीति। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि के सबके पुनरावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इससे शिक्षण को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ये नेक्स्ट की बात करें, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। यह तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसमें प्रश्न निर्माण किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है अत्यधिक जो क्वेश्चन है वो छात्र से ही पूछे जाते हैं। इसमें छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। इससे हम पता कर सकते हैं कि छात्रों ने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। नेक्स्ट रहेगा लघु समूह शिक्षण की विधियाँ यानी स्मॉल ग्रुप्स टीचिंग मेथड्स। इसमें रहेगा समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा छोटे समूहों में सिखाने की मूलभूत विधियों में से एक है। इससे समूह के संचार और पारस्परिक व्यवहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी ग्रुप डिस्कशन जो है हमारी मेन 3 टाइप्स की हो सकती है, जिसमें पूर्णतः नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। यदि इसके लाभों की बात की जाए तो उसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है। यदि मान लें कि हम 10 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट से इसके बारे में अपनी जो चर्चा है वो की जाएगी किसी विषय के बारे में। और इसकी सीमाओं की बात करी तो यदि करी जाए तो उसमें यदि समूह चर्चा व्यवस्थित ना हो तो उसमें बहुत समय व्यर्थ होता है। लास्ट है अपना सेमिनार यानी संगोष्ठी। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं और चर्चा विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संगोष्ठी के लाभ, इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है और इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक रूप से समूह के नेतृत्व का अवसर मिलता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचाने या समस्या का समाधान करने पे कर सकते हैं। यदि इसकी सीमाओं की बात करी जाए तो इस विधि में काफ़ी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। जैसे देखा होगा अपने बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, तो ये देखिए इनकी जो समय की अवधि है बहुत ही अधिक होती है। पूरा दिन भी ये जो सेमिनार है लगे रहते हैं। इससे जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसमें प्रशिक्षुओं के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट रहेगा पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन। एक पैनल में 6 से अधिक 8 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा आदि।
यदि पैनल चर्चा के लाभ की बात की जाए तो पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो यह एकल वक्ता मंच से शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर हो सकती है। यानी सिंगल स्पीकर फॉर्म, जैसे कि देखा होगा कि अपने जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं वो सिंगल स्पीकर फॉर्म के रूप में, यानी वो अकेले ही बोलते रहते हैं। ठीक ऐसे ही इसमें बताया गया है। यदि इनकी सीमाओं की बात की जाए तो इसमें इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन होता है। तो यह सही बात है। जो राजनेता होते हैं बड़े बड़ी पार्टियों में, ये बड़े बड़े सेमिनारों में ही जाते हैं। विचार मंथन या विप्लव विधि यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। विचार मंथन एक रचनात्मक समूह का कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय समस्या पर जो अपने विचार हैं वो अपने व्यक्त करते हैं। विचार मंथन की जो मुख्य पहचान है सहजता से होती है। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि इसके लाभ की बात की जाए तो यह विधि रचनात्मक को प्रोत्साहित करती है, शैक्षिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, कम खर्चीली होती है और इसे तैयार करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता भी कम होती है। यदि इसकी सीमाओं की बात की जाए तो यह विधि विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है और उन प्रशिक्षुओं के संभव नहीं है जो भाग लेने के लिए इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। जॉन डेवी के शिक्षक किलपैट्रिक इस विधि के मुख्य प्रस्तावक हैं। परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। यदि इस परियोजना के लाभ की बात की जाए तो इसमें छात्र में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है, साथ में छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और सेवाओं की बात की जाए तो इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट रहेगा हमारा ट्यूटोरियल मेथड यानी अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि। इसमें छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शित करना, संख्यात्मक या व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि जो विकसित किए जाते हैं, यह जो विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण यानी इंस्पेक्शन ट्यूटोरियल्स। शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। नेक्स्ट सामूहिक अनुशिक्षण ग्रुप ट्यूटोरियल्स यानी साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्रयोगात्मक अनुशिक्षण, ये मुख्यतः शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित होते हैं। अनुशिक्षण विधि के लाभ, यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होता है। इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही यदि सीमाओं की बात की जाए तो उसमें विधि में काफ़ी समय लगता है और प्रशिक्षुओं की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो सकती है, जिन्हें पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा केस स्टडी यानी व्यष्टि अध्ययन। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षों में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन छात्रों के लिए सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल प्रारंभिक शिक्षण विधियों पर ही निर्भर रह रहे हैं। यदि इसके लाभ की बात की जाए तो यह विधि भाग लेने वाले छात्रों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। और सीमाओं की बात की जाए तो इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा रोल प्लेइंग। इसमें शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि लाभ की बात की जाए तो यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की एक स्थितियों की एक झलक है। और सीमाओं की बात की जाए तो यह इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, यानी एक से अधिक परिणाम या जिस परिणाम की हमने संभावना न लगाई हो, यह हमें इससे प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली। शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के उपयोग के लिए किया जाता है। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत कराने के लिए सबसे उपयुक्त मेथड है। इसमें मूलतः जो 5 तत्व होते हैं: सीखने में निपुणता, आत्मगति, लिखित सामग्री पर अधिक बल, कुलानुशासनात्मक यानी प्रॉक्टर, और नेक्स्ट रहेगा व्याख्यान।
यदि इसमें लाभ की बात की जाए तो इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। शिक्षार्थी अपने स्वयं की तय की गति से सीखता है। और सीमाओं की बात की जाए तो यह तेज़ी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस विधि को कक्षा में संज्ञात्मक, भावात्मक और मानव संचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दृश्य श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए भी आवश्यक हो सकता है। यदि इसके लाभ की बात की जाए तो यह अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। और सीमाओं की बात की जाए तो इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति यानी लर्नर सेंटर मेथड। ये विधियाँ शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं। और नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट। इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है। यदि पूर्व नियत कार्य के लाभ की बात की जाए तो इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। और सीमा की बात की जाए तो यदि कार्य को सावधानी से आयोजित नहीं किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति यानी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रमानुसार निर्देश यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। यदि इसके डायरेक्ट लाभ की बात की जाए तो नियमित रूप से प्रतिपुष्टि, यह शिक्षार्थी की सक्रिय प्रतिभागिता को सुनिश्चित करता है। और सीमा की बात की जाए तो उसमें कुछ में शिक्षार्थी की जो प्रेरणा कम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता और अधिक सही जानकारी प्राप्त करने में छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने में क्षमता होती है। यदि इसमें लाभ की बात की जाए तो इसमें लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। और सीमाओं की बात की जाए तो यह अव्यक्तिगत यानी इम्पर्सनल और महंगा होता है। यदि शिक्षार्थी नेक्स्ट रहेगा हमारा परस्पर संवादात्मक वीडियो यानी इंटरेक्टिव वीडियो। इंटरेक्टिव वीडियो का जो सार है वो वीडियो अनुकरण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवि के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से है। तो उसमें अगर लाभ की बात की जाए तो उसमें इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही सीमाओं की बात की जाए तो इस विधि में काफ़ी समय लगता है और संसाधनों की भी विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा ओपन लर्निंग। यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण और यहाँ तक कि कक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अभी आप YouTube पर सीख रहे हो तो इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ें, और भी बहुत चैनल है जिनसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मुक्ति अधिगम के लाभ। यह विधि शिक्षार्थी को सीखने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। नेक्स्ट है इसकी सीमाओं की बात की जाए तो उसमें समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। वह तेज़ी से बदलते स्वरूप के लिए आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा सतत अनुकरण सिमुलेशन मेथड। उदाहरण के लिए पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का शिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। नेक्स्ट है हमारा अनुमानी या अन्वेषण विधि। प्राय अनुमानी या अन्वेषण विधियों का एक ही अर्थ माना जाता है। अन्वेषण विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये क्वेश्चन आया भी था 2019 में, देख सकते हैं आप। इसमें पूछा गया था जो अन्वेषण या अनुमानी विधि है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो उसका रहेगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के लाभ। यह विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। यह सीमा की बात की जाए तो यह वास्तविक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता है। नेक्स्ट रहेगा ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, यानी अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती एक और विधि है जिसको हम खोज विधि। इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है और इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों में वर्तमान से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा हमारा डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट यानी विभेदित अनुदेश। विभेदित अनुदेश शिक्षण की गतिशील एवं सक्रिय विधि है। यह विधि में शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजना और तरीकों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट रहेगा मिश्रित अधिगम यानी ब्लेंडेड लर्निंग। इस शब्द का जो उद्गम है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, जिसकी कोई एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है।
उदाहरण के लिए स्वयं पुस्तक, सहयोगी या जांच पर आधारित अध्ययन। मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष्य है वितरण के तौर तरीकों के संयोजन के अनुभव द्वारा कौशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपने अभी तक जो हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। यह जो हमने PDF आपको स्टडी करवाई है, यह आपको पूर्णतः हमारी जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।